Assalamu alaikum viewers. Today is our 20th lecture and I'll be talking with you about collecting and analyzing diagnostic information. Before I start talking about this subject and give you more information, let me ask you one question. I have been in the past discussing with you lots of issues regarding changing the organizations, improving the organizations, developing the organizations. Have you ever thought of incorporating those theories and that knowledge and information which you are gathering from these lectures into your own life? After all, organizations are run by people, and people like you are going to change organizations. और अगर आपके अंदर खुद चेंज नहीं आ रही, and you are not embracing the theories and the important things which you think are necessary for improving your own personal organization, you will not be able to transform the organizations. सब कुछ जो मैंने आपको अभी तक पढ़ाया, अगर उसको आप अपनी जात पे अप्लाई करें तो आप देखेंगे कि यस, आपके एनवायरनमेंट में, आपके सराउंडिंग में चेंज तब तक मुमकिन है जब आप अपनी सोचें, अपना अंदाज, अपने देखने का अंदाज, अपना इंटरेक्शन का अंदाज बदलेंगे. और गालिबन ये चीजें मैंने आपको पहले शुरू के 1-2 लेक्चर्स में बताई थी, व्हेन आई वाज टॉकिंग टू यू अबाउट सेंसिटिविटी ट्रेनिंग ग्रुप्स. क्योंकि वहां भी लोग जो कम्युनिटी लीडर्स आए, they wanted to share problems with the OD practitioner or what the trainer for that matter then. And in fact, they were committed to resolving the problems of the people. But they were community leaders. और जब उन्होंने ट्रेनर्स से टेक्निक्स, मेथोडोलॉजी और दूसरी चीजें सीखी या सीखना शुरू की, they realized that the first most important thing was changing themselves. And even you remember, वहां मैंने एक जगह आपको पॉइंट आउट किया कि कुछ पार्टिसिपेंट्स ने अपने बिहेवियर के नोटिंग डाउन ऑब्जर्वेशन के ऊपर ऑब्जेक्ट किया. दे हैड नॉट रियलाइज्ड देन कि उनका बिहेवियर वाज अफेक्टिंग द एनवायरनमेंट. तो मेरे कहने का मकसद ये है कि हम ऑलमोस्ट 19 लेक्चर्स, वी हैव क्रॉस्ड 19 लेक्चर्स. आपको देखना चाहिए कि आपकी जात में कितनी चेंज आ रही है. मैंने पिछले लेक्चर्स के अंदर आपको एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सिस्टम के बारे में बताई कि एन ऑर्गेनाइजेशन और अ सिस्टम इज एन ओपन सिस्टम, और हम उसी ओपन सिस्टम थ्योरी को लेकर आगे चल रहे हैं. अगर तो ये क्लोज्ड सिस्टम हो तो फिर वी शुड नॉट बी कंसर्न्ड व्हाट इज गोइंग अराउंड. Or otherwise, if we are really concerned, if we are a part of the system and we are being driven by the system or we are changing the system, both theories are applicable. We are in a way driven by the external environment and at the same time we are changing the external environment. So a human being, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी कहा था, plays an important role. आप उस रोल को कहां तक निभाने के लिए तैयार हैं और उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं. कहने का मकसद था कि मैंने पिछली तीनों जो 3-4 लेक्चर्स के अंदर, जब ओपन सिस्टम्स के अंदर मैं ऑर्गेनाइजेशन लेवल, मिडिल लेवल, इंडिविजुअल लेवल पे बात कर रहा था, तो आई अल्टीमेटली बॉइल डाउन टू दैट वेरी लिटिल सिंगल एंटिटी इंडिविजुअल जिसका अफेक्ट थ्रू आउट ऊपर तक जाता है. और साथ ही मैंने ये कहा कि ऑर्गेनाइजेशन लेवल के ऊपर जो भी थियरी, जो भी विजन, जो भी ऑब्जेक्टिव सेट होते हैं, दैट आर सेट कीपिंग इन माइंड the people working at the lower level. मैं बातें इसलिए दोहरा रहा हूं कि आज जब मैं डाटा कलेक्शन की बात करूंगा, जब मैं एनालाइजिंग द डाटा की बात करूंगा, तो हम देखेंगे कि हमने वही चीजें एनालाइज करनी है जो हम चाहते हैं. अगर हमारी अप्रोच ही गलत होगी, अगर हम बेसिक चीजें जिसके ऊपर हमारा सारा दारोमदार है ऑर्गेनाइजेशन का, अगर हम वही करप्ट कर देंगे, अगर हम डाटा कलेक्शन के वक्त हमारी अप्रोच ही गलत होगी, तो सारा सिस्टम खराब हो जाए. और साथ ही एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है
कि हम जब एक ओपन सिस्टम को एक्सेप्ट कर रहे हैं, इसलिए कि हमने इस दुनिया के अंदर रहना है और हम अपनी ऑर्गेनाइजेशंस को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं टू compete एंड कंटेस्ट विद अदर ऑर्गेनाइजेशंस, तो फिर सबसे पहले हमें अपने आप को ओपन करना पड़ेगा. हमें अपनी सोचें, उनका महीत, उनका दायरा वसी करना पड़ेगा. If we operate like a closed system in an open system, then mind it, either the system will not work or we won't stay in that organization. The reason I am focusing on this today is कि आज जब मैं डेटा कलेक्शन की बात करूंगा, कौन सा डेटा किस डायरेक्शन में कलेक्ट करना है is going to be directed by the people from the organization. And mind it, जैसे मैंने OD की डेफिनेशन में कहा था कि it's managed from the top. The top man has got a lot of responsibility. And whereas the top man alone cannot do anything, he or she is dependent on the people down below or in the middle category throughout the various levels of systems. Chinese में एक proverb है, the fish starts rotting from the head. If you really want to see whether the fish is fresh or not, you just smell the head of the fish. And if the top man is corrupt, and the top man is not right, if the top man doesn't know what is wrong in the system, or he or she is not interested in finding out, system will not change. लेकिन अगर top man change करना चाहता है, लेकिन people down below are not cohesive, are not cooperative, system will not change. कहने का मकसद ये है कि throughout the system, जब हम open system की बात कर रहे हैं, तो हमें खुद को भी open करना है. इसी वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि मैं आपको बताऊं कि don't take all these lectures as mere theories. They can be a starting point of your own life. You can completely change the whole perspective of your life by embracing all these theories जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं. मैंने पिछले लेक्चर के अंदर एक केस स्टडी आपके साथ की थी. उस केस स्टडी में मैंने entirely, and I picked that case study particularly with that thing in mind, क्योंकि आजकल मैं आपसे डायग्नोस्टिक मेथड्स की बात कर रहा हूं, एनालाइजिंग द डेटा की बात कर रहा हूं. और उसके अंदर I told you about the vice president, so name was Don, जो कि प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट का वाइस प्रेसिडेंट था. He was confronting a problem. और उसकी प्रॉब्लम ये थी कि while Don was analyzing the organization, जब उसने उस पूरी ऑर्गेनाइजेशन का डेटा एनालाइज किया, because he wanted to know कि what are the reasons for the productivity loss, absenteeism और low turnover के reasons क्या हैं. तो मैंने आपको बताया कि उसने डिस्कवर किया कि there were two departments, एक चेक सॉर्टिंग डिपार्टमेंट और दूसरा था डेटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट. और ये दोनों डिपार्टमेंट्स बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे. एब्सेंटीज्म भी कम थी और वहां टर्नओवर भी कम थी. पीपल वर वेरी कोहेसिव एंड पीपल लाइक वर्किंग टुगेदर. और ये डिपार्टमेंट बाकी दूसरे डिपार्टमेंट से ज्यादा प्रोडक्टिव था. लेकिन जब व्हेन ही एनालाइज्ड द डेटा, स्ट्रेंज थिंग इमर्ज्ड आउट ऑफ दैट, एंड दैट वाज कि इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो चेक सॉर्टिंग डिपार्टमेंट था, उसकी प्रोडक्टिविटी डेटा प्रोसेसिंग से ज्यादा थी. हालांकि बड़े एडवर्स एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे, यूनियनाइज्ड स्टाफ भी नहीं था, नॉट वेरी स्किलफुल. ऑन द अदर हैंड जो डेटा प्रोसेसिंग के अंदर थे, स्किल थे, अच्छे एनवायरनमेंट में काम कर रहे थे. लेकिन उन दोनों डिपार्टमेंट की जब प्रोडक्टिविटी उसने कंपेयर की, दोज इन द एडवर्स कंडीशंस वर मोर प्रोडक्टिव. वेरी इंटरेस्टिंग. आई होप आपने उसके रीजंस जरूर मालूम कर लिए होंगे. द रीजन मैं इसको थोड़ा सा रिपीट इसलिए कर रहा हूं कि जो चीज आपने
जिस पे फोकस करना है कि जो चेक सॉर्टिंग डिपार्टमेंट था वहां हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी और कंसंट्रेशन, कोहेसिवनेस, क्योंकि वो काउंटिंग मशीन्स पे काम कर रहे थे, वहां वो बड़े अच्छे एनवायरमेंट. व्हाट वर द रीजंस? अब जब मैंने अपने तौर के ऊपर इसको एनालाइज किया तो लेट मी शो यू माय रिजल्ट्स एंड सी आपने जो एनालिसिस किया वो कहां तक दुरुस्त है. लेट्स लुक एट द प्रॉब्लम्स एट द मैक्रो लेवल फर्स्ट एंड देन विल कम डाउन टू द माइक्रो लेवल. मैक्रो लेवल पे इस ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉब्लम्स ये है कि दैट देयर इज अ लैक ऑफ लॉयल्टी टू द एंटायर बैंक एंड दिस कुड अफेक्ट द effectiveness and profitability of the bank. पहली बात यह है कि जो यूनियनाइज्ड वर्कर्स हैं, जो परमानेंट वर्कर्स हैं, उसके अंदर डाटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट इज वन डिपार्टमेंट एंड दे आर नॉट एज लॉयल एज द चेक सॉर्टिंग, जो कि यूनियनाइज नहीं है. सो मैक्रो लेवल के ऊपर एक तो हमने ये डायग्नोज किया फ्रॉम द डाटा दैट द बैंक मे हैव अ पुअर प्रोसेस फॉर सेटिंग पे पॉलिसीज. इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि वो इसलिए काम ज्यादा कर रहे थे कि उनकी सैलरी यूनियनाइज्ड स्टाफ के बराबर थी, रिवॉर्ड सिस्टम कह लीजिए. सो मैक्रो लेवल के ऊपर ये एक मेजर फ्लॉ था. माइक्रो लेवल पे देखते हैं. दो द पर्सनल इन द डाटा प्रोसेसिंग डिपार्टमेंट हैव अ स्ट्रॉन्ग टीम, दे आर नॉट लॉयल टू द लार्जर ऑर्गेनाइजेशन. Second point, data processing personnel believe that management does not appreciate them, their skills and contributions. Now here this is important. Trained लोग हैं, competent लोग हैं, very important department. जब वो अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं दूसरे लोगों के साथ जिनकी स्किल इतनी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ चेक सॉर्टिंग कर रहे हैं और उनकी पे उनके बराबर है, they get this country. बावजूद इसके कि इनकी कंडीशंस बहुत अच्छी. सो माइक्रो लेवल पे ये प्रॉब्लम. थर्ड, डाटा प्रोसेसिंग पर्सनल मे बी अंडरपेड व्हेन कंपेयर्ड टू सिमिलर वर्कर्स इन अदर कंपनीज. अब देखिए, अगर हम खाली डाटा को लेते और कंपेयर करते तो अगर एक मैनेजर हु इज नॉट वेल अवेयर ऑफ द psychology, of the attitude, of the behavior of the people, he or she might have tried to impose coercive policies into the data processing department. लेकिन यहां Don is an intelligent person. उसने एनालाइज किया and he discovered कि पैरिटी ठीक नहीं है, उनको उनके लेवल पे लाया जा रहा है. आइए कॉजेस देखते हैं. The skilled workers in the data processing department do not recognize all the factors that may affect pay and rewards. अब जबकि उन्होंने एक एटीट्यूड को पिक किया और अपना टोटल बिहेवियर चेंज कर लिया, तो डाटा प्रोसेसिंग के अंदर भी लोगों की अप्रोच गलत है. नॉट नेसेसरली कि अगर उनको अच्छी पे मिल रही है, व्हाट आर द रीजंस? The management might be looking from a different angle. उसके और भी causes हो सकते हैं. Second cause, the data processing personnel possibly has access to more company-wide information by virtue of the type of work their department does than to personnel in other departments. Consequently, they get a portion of the data without understanding how managers make decisions based upon the data. उनके पास वो सिर्फ डाटा आ रहा है और उस डाटे की बेस के ऊपर वो जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं उस इंफॉर्मेशन को और अपना बिहेवियर चेंज कर रहे हैं. अनदर कॉज. सो जहां हमने पहले कहा कि रिवॉर्ड सिस्टम पे देखना है, वहां इनके बिहेवियर के ऊपर भी नजर डालनी है. इन कॉजेस से सिस्टम्स कैसे अफेक्ट कर रहे हैं. द एटीट्यूड ऑफ द डाटा प्रोसेसिंग पर्सनल टू द बैंक लाइकली अफेक्ट्स द एंटायर बैंक्स ऑपरेशन. This is a very serious problem here in the bank. कि अगर ये बिहेवियर हो जाए एक डिपार्टमेंट का, तो थ्रू आउट द बैंक सिस्टम विल बी अपसाइड डाउन, नहीं काम करे.
So alternatives क्या हैं? पहला, Dawn gathers more data to confirm or disprove initial diagnosis. वही diagnosis काफी नहीं है. Has to go further in. What are the reasons? What were the compulsions कि उनको उनके बराबर लाया गया? Right? Second, use a diagnosis model to better understand the problem. Working through the model may bring to the light ways to change the situation in data processing department. Now, the third alternative available to Dawn is that he checks on regional employment data to determine if data processing personnel are being paid competitively with similar workers in other companies. Adjust pay if warranted by the data. Now, this is another very good approach. Okay. In order to find out what are the reasons for the discontentment, वो क्यों इतने discouraged हैं, तो वो दूसरी कंपनी से भी डाटा लेकर कंपेयर कर ले whether they are rightly paid or not. And the fourth alternative is that meet with the department and explain the bank's procedures and rationale for how pay levels are set. That is, reconciliatory approach, to have a dialogue with them, to find out, and that is important in any organization, कि dialogues का avenue हमेशा खुला रहना चाहिए. If people are not happy, then find out what are the reasons and tell them that something is going to be done about it. So recommendations क्या हैं? All the alternatives listed, जो कि अभी मैंने कही हैं, can be undertaken by Dawn. There are no other things better than what has already been talked about. आइए, having said that, now you understand इस example से कि diagnosis के बाद data जो आपके पास आ गया है, उसको उसके कितने dimensions हैं, उसको आपने कैसे हैंडल करना है. आइए हम कुछ और dimensions consider करें, keeping this example in view and also knowing हमने so far understood that OD practitioner is fairly competent because of his or her experience. That is, उसकी has descriptive, analytical and diagnostic experience उसका organizations के functioning के बारे में बहुत, but there are certain other dimensions as well. Any consultant for that matter has to keep in mind. आइए वो कुछ हम देख लेते हैं and then we will go straight to the process and the procedures of collecting the data and the information. सबसे पहले important चीज, आप देखिए मैं स्क्रीन के ऊपर आपको 7 important dimensions दिखा रहा हूं, which I'm going to quickly go one by one. And the first one is the timing of the diagnostic activities. Then, of course, is the extent of participation. We'll talk about the confidentiality dimension. We'll talk about the selection of the variables. किस extent तक हमने data gather करना है और analyze करना है, target population क्या है और हम कौन सी techniques इस्तेमाल कर रहे हैं. ये सारी चीजें authenticity of the data इसी के ऊपर based होगा. सबसे पहला, the timing of the diagnostic activities is a significant dimension. It is one thing to collect and analyze data and then to develop a strategy for how to use it, but quite another to gather data about the perceived usefulness and timeliness of doing a survey in the first place. Much time and resources can be wasted if organizational participants are not prepared to work with the data. Mind it is important. Timing, और अगर आपने लोगों को उसके लिए तैयार नहीं किया, तो जो एक्सरसाइज आप करेंगे, it will be wasted. Second point, extent of participation is a key aspect of diagnosis. मैंने आपको कहा था कि throughout the organization, change can only happen if from the top to the bottom, people are engaged in that process and people accept that change. People realize that there is a performance gap. So who decides that diagnosis should take place? Who decided how it should be done? One person, two persons, a group? That is important. So one of the underlying assumptions is the
efficacy of participative problem identification and diagnosis in contrast to unilateral problem identification and diagnosis. एक तो यह है कि यूनिलैटरली डिसाइड कर लें और एक यह है कि पार्टिसिपेटरी हम फॉर्म ऑफ अप्रोच रखें, we engage everybody. So certainly, as I have been telling you, we have been talking about, the better approach is the participatory approach. Third one is the dimension of confidentiality, or individual anonymous versus group surfacing of data. Both have got important facets. आप जब individual data collect कर रहे हैं, उससे आपको कितने reliable data मिल रहा है, would depend कि आपने confidentiality का factor कितना दूसरे के ऊपर impress किया है, दूसरा कितना तैयार है कि वो जो चीज आपसे share करेगा confidential रहेगी. And second is when you're working with team. As trust is earned and grows, people can become more open in terms of surfacing attitudes, feelings, and perceptions about organizational dynamics in group setting. Of course, चूंकि OD consultant काफी देर engage अपने आप को करता है organization में, so it will take some time to develop the confidence level. Fourth, degree to which there was pre-selection of variables versus emergent selection of variables to be considered is another important dimension. शुरू में आप normally एक दो variables पे चल के काम करते हैं और जैसे जैसे action research को apply करते हैं, more things come. Some OD consultants use interviews asking 2 or 3 questions, such as what things are going well in the organizations or what problems do you see. 2 questions हैं, यहां से शुरू करेंगे, but then they will come up with lots of other issues. That's the way one goes about the whole diagnostic process. Fifth, extent to which data gathering and analysis are isolated events in contrast to being part of a long-range strategy is also important. Mind it. मैंने जैसे कहा कि शुरू में you can give your people a hope that it's one-time activity and everything would be all right. On the other hand, if you tell them that it's an action research process and as the things evolve, they'll be getting more and more engaged and things will improve. So, it's better to give that impression and apply the action research strategy. Sixth, nature of the target population in both preliminary and later systematic data gathering and analysis is also a key dimension. The data providing group can be different from the data analyzing group. But in ODs, suppliers of the information usually work with their own data in intact work teams. देखिए बाज़ organizations इस तरह करती हैं कि they form teams to collect data, but then they switch over the roles and that data is passed over to another group which starts implementing or diagnosing. This is not the right approach. जैसे मैंने कहा, OD practitioners much like to engage with only those people जो data भी collect करें, उसको diagnose भी करें and then further implement भी करें. 7th point. The type of technique used has a number of important ramifications. आज मैं इसके ऊपर भी काफी फोकस करूंगा. हम डेटा के लिए कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं? क्वेश्चन इस्तेमाल कर रहे हैं, हम इंटरव्यूज इस्तेमाल कर रहे हैं, हम सर्वे कर रहे हैं, या फिर हम हार्ड डेटा जो हमें मिल रहा है उससे हम अपने डायग्नोसिस कर रहे हैं. नॉर्मली कभी कभी डायग्नोस्टिक असाइनमेंट्स जो हैं वो इंडिविजुअल की बजाय ग्रुप्स को दी जाती हैं. अब ये ग्रुप्स हेट्रोजीनियस हैं या होमोजीनियस हैं, एग्रेसिव हैं, रेजिस्टेंट हैं, दैट ऑल्सो वुड डिटरमिन कि हम कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट इज व्हेन यू आर एंगेजिंग विद पीपल विद डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, different approaches, then certainly we have to see कि हम
कौन सी टेक्निक इस्तेमाल कर रहे हैं। आइए अब हम go to the point, that is how to collect information, that is the data. The quality of the information gathered is a critical part of the OD process. Now, data collection involves gathering information on specific organizational features such as inputs, design components and outputs. ये मैंने आपको जैसे पहले ग्रुप्स की, ऑर्गेनाइजेशन की, इंडिविजुअल लेवल्स की एनालिसिस की. Keep those in mind. Now, the process begins from here. That is, हम इन सारे levels के ऊपर data collect करेंगे. And the process begins by establishing an effective relationship between the OD practitioner and those from whom data will be collected, and then choosing data collection techniques. वो लोग जो कि engage होंगे OD practitioner के साथ, mutually they will decide कि कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करेंगे. Establishing an effective relationship helps to promote 3 goals of data collection. First, to obtain valid information about organizational functioning. That is, valid information चाहिए, पहला तो ये goal important है. Second goal is to rally energy for constructive organizational change. आपने लोगों को engage कर लिया है, information ले लिए, लेकिन people are not motivated. अभी थोड़ी देर के बाद मैं आपको diagram दिखाऊंगा, where after having gone through the first exercise, you really need to look for the motivation in the people. And now the third one, final, data collection helps to develop the collaborative relationship necessary for affecting organization change. जब ये तीनों goals आप अगर achieve कर लेंगे, तो फिर then you can move on to the next step. मैं इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आपको data collection और feedback का cycle दिखा रहा हूं. उसमें आपको शुरू में पहला step जो है, that is you plan to collect data, and which certainly is the engagement of the OD with the people. And then is the real core activity starts, collecting data, analyzing data, and then finally OD practitioner उसको एक फॉर्म देगा जिसका भी मैं आज से further detail में information share करूंगा, और making it into a presentable form will then feedback, feeding the data and getting the feedback कि लोग उस डाटा को ओन करते हैं कि नहीं. एंड देन फाइनली फॉलो अप. मैं थ्रू आउट एक्सरसाइज के अंदर एक चीज पे फोकस कर रहा हूं, दैट इज द डायग्नोस्टिक रिलेशनशिप. अगर ओडी प्रैक्टिशनर की डायग्नोस्टिक रिलेशनशिप अच्छी है थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन, क्लाइंट ऑर्गेनाइजेशन, डाटा जेन्युइनली रिलेटिव कैंडिड इंफॉर्मेशन मिलेगी. सवाल ये पैदा होता है कि ये रिलेशनशिप कैसे एस्टेब्लिश करें. एंड फॉर दैट मेरे कुछ पिछले लेक्चर्स पे जाइएगा जहां मैंने आपको इस बात पे, जब मैंने टॉकिंग अबाउट द ओडी एथिकल वैल्यूज, ओडी रोल्स, तो मैंने बताया था कि ओडी प्रैक्टिशनर इज नॉट अ कंसल्टेंट, ही और शी इज अ फैसिलिटेटर. वो प्रोब इन करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करता है और उसके बाद ट्रेन करता है, फैसिलिटेट करता है. तो आज जल्दी से जो मैं चंद एक चीजें आपको दोबारा रिमाइंड कराना चाहता हूं वो ये है कि ओडी प्रैक्टिशनर के दिमाग में भी कुछ सवालात होने चाहिए जिसको वो पहले क्लैरिफाई कर दे ताकि एक अच्छा कंड्यूसिव हेल्थी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हो जाए. उसके लिए जो क्वेश्चंस हैं वो हैं, हु एम आई, व्हाई एम आई हियर, एंड व्हाट एम आई डूइंग, हु डू आई वर्क फॉर. दिस इज द ओडी आस्किंग. What do I want from you and why? Means the client. How will I protect your confidentiality? Who will have access to the data? What is in it for you? Can I be trusted? ये questions जो हैं, ये शुरू के कुछ अरसे के अंदर OD practitioner अपने client members के साथ, जैसे पहला who am I should tell क्या रोल है, facilitator का रोल है, not to extract information. Why I am here and what am I doing? That is action research process, finding problems, creating a better environment,
Who do I work for? For the organization, not for a single person. मैंने जैसे आपको कहा था, बॉटल लाइन पे वो ऑपरेट करता है. Very clear. People should not have an impression that the top manager has hired this person. What do I want from you and why? It is important to specify that here, that the participation from the people is voluntary. That is, how will I protect your confidentiality? This is an important question जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा. Client members कभी open up नहीं होंगे, because they have been working in that organization for quite some time. They know more about the whole working environment than the consultant. इसके लिए जरूरी है कि या तो वो confidentiality का factor उनके साथ ensure करे कि anything coming out will not be disclosed. या, very important, that there should be full participation in the change process requiring open information sharing. या तो वो सारी ऑर्गेनाइजेशन को इन्वॉल्व कर ले और ओपन इंफॉर्मेशन शेयरिंग, टॉप, मिडिल, डाउन, बिलो, एवरीबडी इज शेयरिंग इंफॉर्मेशन. फिर तो एवरीबडी विल बी ओपन एंड विल हैव नो फियर. अदरवाइज इंटरव्यू से, क्वेश्चनेयर से मैं आज आपको बताऊंगा कि कैंडिडनेस का एलिमेंट बहुत अफेक्ट करता है. हु विल हैव एक्सेस टू द डाटा? क्या मेंबर से डाटा लेकर ऊपर पास ऑन कर देगा, और द कंसल्टेंट इज गोइंग टू शेयर द डाटा? क्योंकि जब वो उसने लोगों के साथ वो डाटा जिस तरीके से प्रेजेंट कर रहा है, अगर वो शेयर नहीं करेगा तो उनका फेथ शैटर होगा, एंड ऑल्सो दे विल नॉट लाइक टू बी एंगेज्ड विद इन द एक्टिविटी. What is in it for you? This answer is aimed at providing organization members with a clear benefits. कि आपका इसके अंदर benefit क्या है? And the last question is, can I be trusted? Now, can I be trusted? Cannot be answered quickly. एक ही सिटिंग में ये ट्रस्ट एलिमेंट डेवलप नहीं होगा. It takes time. अब आइए हम डाटा कलेक्शन के प्रोसेस की तरफ चलते हैं. The data collection process itself involves an investigation, that is their body of data, and some form of processing information. Let me make something very clear to you, and you should not be confused. Data और information में फर्क है. What is data? Data is an aggregation of all signs, signals, clues, facts, statistics, opinion, assumptions, items that are accurate, inaccurate, relevant, irrelevant. This is data. क्योंकि data has got no form. आपने figures ले लिए हैं, कुछ observations ली हुई हैं, कुछ लोगों से उनके expressions note down किए. But what is information? The word information is used to mean data that have form and structure. अब जब OD practitioner, or for that matter any person, वो जो डाटा है उसको कोई शक्ल दे देगा जिससे कुछ inference draw कर सकेंगे, that is information. Now, steps involved in data collection process. अब हमने having known के data information में क्या फर्क है, अब हमने data collection में one by one कैसे कौन से process में. 3 things have to be kept in mind. 1, definition of objectives. 2, selection of factors. And the 3rd one is selection of data gathering. Now, talking about the definition of objectives. The first and most obvious step in data collection is defining the objectives of the change program. ये काय के लिए data collect करना है, और इसके लिए I would like you to collect the information which I gave you very initially, कि OD practitioner जब top management से मिलता है, जब निचले member से मिलता है, तो उनको एक ideal organization के बारे में information देता है. What is an ideal organization? Remember? मैंने उसमें आपसे बातें की थी. Form follows functions, or decisions are made where the information is. फिर मैंने कहा था conflict को encourage करना चाहिए था, and conflict about ideas वगैरह वगैरह. If you do not remember, go back. Second is the selection of key factors. Now the second step जो in data collection is to identify the central variables
involved in the situation, such as turnover, breakdown in communication, and isolated management. Normally, एक OD practitioner चंद एक issues को लेकर शुरू होता है. And then, using the action research methodology, more variables emerge. So, organizations normally generate a considerable amount of information about those preliminary issues, जिसको हम hard data कहते हैं, वो OD consultant लेता है, but wants further to know some additional information. And for that, वो कुछ नए dimensions पे जाता है. वो dimensions कौन से हैं? You need to know them. The first one is what is the degree of dependence between operating teams, departments और units? हमने throughout देखे तीनों levels के ऊपर हमने design orientation देखी. The OD consultant wants to know कि उनकी आपस में dependence की degree कितनी है. What is the quantity and quality of the exchange of information communication between units? That will give an indication कि उनकी interpersonal communication कैसे है, एक दूसरे के साथ क्या relationship है. So, other than the three initial issues, इसके बारे में वो further information चाहेगा. What is the degree to which the vision, mission and the goals of the organization are shared and understood by the members? This is important. वो चाहेगा कि vision क्या दिया है और goals क्या हैं, members को पता है कि goals क्या हैं. क्या the top man wants to know कि 5 scale के ऊपर उनकी happiness का scale 4 है, and that's why their happiness is more important. Do the members know? What are the norms, attitudes and motivations of organization members? अब देखिए, मैंने आपको जो केस स्टडी दी उसमें प्रोफेशनल नॉर्म्स नहीं थे, तो दैट वुड इंडिकेट कि आपस में इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर होती है, कैसे शेयर हो रही. एंड फाइनली, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड स्टेटस विद इन द सिस्टम. तो जब तक इन चीजों के बारे में उसके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, तो जो हार्ड डाटा उसको मिला है उससे वो कंक्लूजन्स ड्रा नहीं कर सकेगा. So, then the third element comes. That is the selection of data gathering method. और वो data किस तरीके से gather करेगा? Because the hard data given by the organization is not enough to answer the question जो भी आपके सामने मैंने raise की. उसके लिए वो, in fact, there is no one single method. कोई एक method ठीक नहीं है. But different methods would be employed and then it would be compared. The 4 major techniques for gathering diagnostic techniques are questionnaires, interviews, observations, and unobtrusive measures. जल्दी मैं आपके साथ ये जरा डिस्कस करता चलता हूं, क्योंकि ये चारों मेथड्स के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं, और कैसे ओडी प्रैक्टिशनर जो हार्ड डाटा उसको मिला है इसके साथ कंपेयर करेगा. क्योंकि ओडी practitioner does not entirely take the things as they are given to him or her. So, पहला questionnaire. Questionnaires are used to gather a large number of quantitative responses. इसके advantages देख लेते हैं. Now, because questionnaire typically contain fixed response queries about various features of an organization, these paper and pencil measures can be administered to large number of people simultaneously. Of course, आपके पास 2000 एम्प्लॉइज हैं तो 2000 का इंटरव्यू तो मुश्किल है, लेकिन क्वेश्चनर कैन बी इजीली सर्कुलेटेड एंड फीडबैक कैन बी कलेक्टेड. ऑल्सो द सेकंड एडवांटेज इज दैट क्वेश्चनर्स कैन बी एनालाइज्ड क्विकली, और क्विकली एनालाइज करके फीडबैक भी क्विकली चली जाएगी. क्वेश्चनर, हाउएवर, द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम द क्वेश्चनर टेंड्स टू बी इम्पर्सनल एंड एनोनिमस, और इसकी वजह से इसके बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं. क्या ड्रॉबैक्स हैं? वैलिडिटी इज ऑफन अ प्रॉब्लम. डज द क्वेश्चनर मेजर व्हाट इट इज इंटेंडेड टू मेजर? क्वेश्चनर से यह तो नहीं पता चलता कि ओडी प्रैक्टिशनर क्या मेजर करना चाहता है, तो लिहाजा जो जवाब दे रहा है उसको नहीं पता होता, तो ये उसके अंदर एक फ्लॉ है. द एक्यूरेसी ऑफ इंफॉर्मेशन जिसने भरा है, सीरियसली भरा है कि नहीं. मेरी कई बार फीडबैक ऑर्गेनाइजेशंस में गई और जब मैंने बच्चों से पूछा तो उन्होंने कहा, सर सब क्वेश्चंस को हमने इस पे टिक कर दिया. मैंने कहा, आपने तो गलत क्वेश्चंस पे भी वेरी गुड टिक कर दिया.
So the question is, sometimes people do not go through the questions in detail. Those who choose to respond may have strong feelings, either positive or negative. That is, they may lack feeling and richness. ये बहुत बड़ा flaw है. Responsible are limited to the questions only. उसके अलावा भी जो respondent है कुछ चीजें कहना चाहता है नहीं बता सकता, because उसके related question ही नहीं है. Questionnaires tend to be impersonal, and employees may not be willing to provide honest answers. और दूसरा ये है कि इसके अंदर response bias भी हो सकता है. तो having जहां इतना फायदे हैं क्वेश्चनर के, ये limitations हैं. इसी वजह से एक ओटी प्रैक्टिशनर बिल्कुल entirely इसके ऊपर रिलाई नहीं करेगा. इंटरव्यूज पे देख लेते हैं. इंटरव्यूज is another very important widely used data gathering technique. Interviews are more direct, personal, and flexible than surveys and are more well suited for the studies of interaction and behavior. अगर आपने behavior study करना है, interview is the best technique. Now there are various advantages as well. The very first advantage is that interviews are flexible and can be used in many different situations. Second is, interviewing is the only technique that provides two-way communication. And this permits the interviewer to learn more about the problem, challenges, and limitations of the organization. जैसे मैंने कहा कि ये बहुत फ्लेक्सिबल टेक्निक है. क्वेश्चनियर में चूंकि रेस्पोंडेंट सामने नहीं है, इंटरव्यू के दौरान ओटी प्रैक्टिशनर ऑब्जर्व करता है and can draw his or her own conclusions. The third is that it provides data that are virtually unobtainable through other methods. That is, subjective data such as norm, attitudes, and values, which may be readily inferred from effective interviews, can only be available by direct interaction. क्योंकि आप और दूसरे टेक्निक्स, टूल्स से कुछ चीजें इन्फर नहीं कर सकते. Now the disadvantages of the interview are, one, the amount of time involved. बहुत टाइम दरकार है. जैसे मैंने आपको कहा था कि 1000 बंदों का आप इंटरव्यू नहीं कर सकते. The training and skill required of the interviewer. One has to be very intelligent to make clear, unbiased observations. Third, the biases and resistances of the respondent are one of the main flaws. Then, the difficulty of ensuring comparability of data across respondents. यहाँ आप compare नहीं कर सकते. Now, the interview itself may be taken on several different formats. It can be directed or non-directed. In a directed interview, certain kinds of data are desired and therefore specific questions are asked. The questions are usually formulated in advance. पहले से ही questions तैयार कर लिए जाते हैं और वो पूछे जाते हैं. और questions या तो open-ended होंगे या closed-ended होंगे. Closed-ended का जवाब हाँ या ना में, but open-ended questions allow the respondent to be free. For example, a question, how would you describe the work atmosphere of this organization? और ये question पहले से तैयार है. अब यहाँ the respondent will start giving whatever he or she feels. In a non-directed interview, the interview's direction is chosen by the respondent. वहां तो questions पहले से तैयार हैं, directed हैं, एक के बाद दूसरा question आ रहा है. यहां खुद respondent जो है वो direct करता है. Like the question here is, tell me about your job here. अब जब वो अपने job के बारे में बताएगा तो automatically उसमें से questions निकलेंगे. Like, you seem to be excited about your work. So the data from such an interview can be very detailed and significant, but difficult to analyze because the interview is unstructured. इसमें ये flaw है. Now, interviews may be highly structured, resembling questionnaires, or highly unstructured, starting with general questions that allow the respondent to lead the way, or हम वही fixed questions. A structured interview based on the organization level design could be related to the organization structure, measurement system, human resource systems. इनके बारे में हम एक structure interview कर सकते हैं. That is, all levels
are covered by questions raised. Or unstructured interview are more general and broad questions like what are the strengths and weaknesses of the organization, or what barriers stand in the way of good performance. तो इस तरह से जब आप ऑर्गेनाइजेशन की वीकनेस, ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेंथनेस और आपका रोल, लीडर्स का रोल, इसके बारे में जब आप बात करेंगे तो आप उस अनस्ट्रक्चर्ड के अंदर लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन विल कम आउट फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स. द थर्ड इज द ऑब्जर्वेशंस. Now, observation can range from complete participant observation or to more detached observation. एक OD practitioner also indulges in making his or her own observations. एक तो है कि वो इंटरव्यूज के थ्रू उसका रिएक्शन देखता है, एक दूसरा ये वो ग्रुप्स को ऑब्जर्व करता है, वो सारे सिस्टम को ऑब्जर्व करता है. So they are free of biases inherent in self-report data. Observations also involve real-time data describing behavior occurring in the present rather than the past. Observation का सबसे ज्यादा फायदा ये है कि जो practitioner है वो जो कुछ हो रहा है उसको observe करता है. Finally, observations are adaptive in that the consultant can modify what he or she chooses to observe depending on the circumstances. Now, the fourth way of collecting data is unobtrusive measures. Now, unobtrusive data are not collected directly from respondents, but from secondary sources such as company records and archives. वो कौन से records? Records of absenteeism, record of quantity and quality production of service, financial performance, meeting minutes, वगैरह वगैरह. Now, there are certainly some limitations associated with the use of secondary data. वो ये है कि हमें रिकॉर्ड से मिल रहा है कि इस डिपार्टमेंट में एब्सेंटिज्म बहुत ज्यादा है, लेकिन उसके कॉजेज और रीजंस हमें इंटरव्यू से पता चलेंगे, हमें ऑब्जर्वेशन से पता चलेंगे. जब हमने एक ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस एम्प्लॉइज के साथ एस्टेब्लिश कर लिया, वी माइट बी एबल टू डायग्नोज द रियल कॉजेज. जॉब सेटिस्फैक्शन, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, उनसे फॉल्स प्रोमिसेस की गई हैं. तो जब हम इस सेकेंडरी डेटा को कपल करेंगे अलोंग विद आवर ओन ऑब्जर्वेशंस, क्वेश्चनर के साथ, इंटरव्यूज के साथ, तो डायग्नोसिस वुड बी डिफरेंट. आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड कि ये जो चारों मेथड्स मैंने शुरू में कहा था कि इनमें से कोई एक मेथड विल नॉट बी एबल टू गिव यू द करेक्ट पिक्चर. देयर हैज टू बी अ मिक्स मैच. आई होप कि नाउ यू फेयरली अंडरस्टैंड. अगले लेक्चर के अंदर मैं आपको चारों को कंपेयर करूंगा और फिर इंशाल्लाह हम आगे जाएंगे कि इस डाटा से हमने कैसे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है और फिर हमने फर्दर कौन से डिसीजंस लेने हैं और कैसे सिस्टम में इंटरवेंशन करना है. आइंदा आने वाले लेक्चर्स में हम इसको कंटिन्यू करेंगे. आई होप यू एंजॉयड माय लेक्चर टुडे. टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. सी यू अगेन. खुदा हाफिज.